Hello students, welcome back to our channel. So today we are going to start a new topic, that is solutions, and here we will study some important questions and related PYQs from this topic. This chapter is very much important for your board examination और आज हम इसी से related questions PYQs करेंगे. 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है दैट इज योर एमसीक्यूज, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है दैट इज द वैल्यूज ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर केसीएल, एनएसीएल एंड K2SO4 रिस्पेक्टिवली आर. सबसे पहले हम समझेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है. वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, और आई का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. वेंट ऑफ फैक्टर ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना आयोनाइज या कितना डिसोशिएट हुआ है. जैसे कि पहला है KCl, तो KCl जब डिसोशिएट होगा दैट विल कन्वर्ट टू K प्लस एंड Cl माइनस. पहले आपका मॉलिक्यूल कितने थे, सिर्फ एक ही था, अभी कितने हैं, 2 हैं. सो I इज इक्वल टू 2/1, दैट इज वाई I इज इक्वल टू 2. और यहाँ पे डिसोशिएशन कितना हो रहा है, फॉर 100% डिसोशिएशन. सिमिलर केस की बात करें NaCl जब ब्रेक करेगा तो NaCl कन्वर्ट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस. कितने आयंस आ रहे हैं यहाँ पे, 2 आयंस आ रहे हैं. 2 आयंस आ रहे हैं तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी 2. सो KCl के लिए भी 2 आया और NaCl के लिए भी 2 आया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, 2 2 एंड 2 2. ये दोनों ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड है K2SO4. K2SO4 जब ब्रेक करेगा तो इसे हम ब्रेक करते हैं. K2SO4 कितने में ब्रेक करेगा, यहाँ पोटेशियम के कितने आयंस हैं, 2, तो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस. कितने आयंस आए, 2 प्लस 1 कितना आया, 3. दैट मीन्स 2 2 एंड 3 is the correct answer, which tells you the number of particles which are formed by dissociation, and that is 100% dissociation. Clear? Now moving to second question. Second question is, which of the following aqueous solution will have highest boiling point? Boiling point सबसे ज्यादा इनमें से किस solution का होगा. ठीक है, boiling point आपने colligative properties पढ़ी है solutions के अंदर. Colligative properties. What are colligative properties? Colligative properties are the properties of solution which depend on number of solute particles but not on nature of solute particles, जो कि नंबर पे डिपेंड करता है. Colligative properties में आपने पढ़ा था पहला RLVP, relative lowering in vapor pressure, जिसका क्या फॉर्मूला था, P0A minus PS upon P0A is equal to mole fraction of solute. सेकेंड आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी पे ये क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, दैट इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M. ठीक है, पूछा क्या क्वेश्चन, विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि डेल्टा टीबी पे डिपेंड करेगा. डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दोबारा से वेंट ऑफ फैक्टर. KCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर प्रीवियस क्वेश्चन में निकला गया था, I इज इक्वल टू 2. ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सॉल्यूशन में डिसोशिएट करेगा नहीं. डिसोशिएट नहीं करेगा तो इसकी I की वैल्यू क्या होगी, 1. याद रखें कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए हमेशा I की वैल्यू आपको 1 ही लेनी है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, आपका अभी ग्लूकोज हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. एंड दीज आर हैविंग I इज इक्वल टू 1. हमेशा आपको याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I की वैल्यू 1 रखेंगे.
आ जाते हैं थर्ड पे, AlNO3 होल थ्राइस और K2SO4। K2SO4 ब्रेक करेगा तो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो I की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 1 3। इस ऑप्शन में आते हैं AlNO3 whole thrice will get dissociate to Al3 plus plus thrice NO3 minus। कितने आयंस आए 1 और यहाँ कितना आयंस है 3, कितना आया 4। अब आप देखिए डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स जिसका आई ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी AlNO3 होल थ्राइस। दिस क्वेश्चन कम्स इन CBSE 2023। तो याद रखें वेंट ऑफ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझें, ठीक है। याद रखें जिसका भी वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका RLBP एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा ज्यादा निकलेगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 liter of water so that solution will freeze at -14 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। लिखा है इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ वाटर सो दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज। फ्रीज मतलब फॉर्मूला लगेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू M। डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड M इज योर मोलैलिटी। M क्या होता है, मोलैलिटी, ठीक है। डेल्टा TF का नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू T0F माइनस TF। यहां पे T0F क्या है, दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और डेल्टा TF है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला दोनों अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं T0F माइनस TF इक्वल टू KF इनटू M। T0F मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितने फ्रीज कर रहा है -14 पे, तो माइनस 14 इज इक्वल टू KF दे रखा है वाटर का 1.86 मल्टीप्लाई मोलैलिटी। यहां से मोलैलिटी कितना का है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 14 इज इक्वल टू 1.86 इनटू M। यहां से M क्या होगा 14 अपॉन 1.86, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपको निकल के आएगा 7.5 मोलल। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल का है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने मोल्स होंगे, तो मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इक्वल टू 7.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 7.5 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर दैट इज 1, सो इक्वल टू 7.5। सो करेक्ट आंसर इज 7.5 मोल। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Now moving to third next question, that is on mixing 20 ml of acetone with 30 ml of chloroform, the total volume of the solution is। CBSE 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में, जब हम मिक्स करें 20 ml of acetone और 30 ml of chloroform तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा। वैसे अगर देखा जाए तो 20 प्लस 30 50 होना चाहिए, लेकिन क्या इसका आंसर 50 होगा, नहीं। 50 आंसर तब होता जब ये दोनों आपके जो सॉल्वेंट्स हैं ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में जब मिलता है तो शो करता है नेगेटिव डिविएशन। क्या शो करता है, नेगेटिव डिविएशन। कैसे, क्योंकि आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है दैट इज CHCl Cl Cl और या एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होगा तो डेल्टा V क्या होगा,
लेस देन 0। ये आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। डेल्टा H इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। तो ये याद रखें कि जब भी आपका नेगेटिव डिविएशन होगा, इट विल शो नेगेटिव डिविएशन, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस। टू डिक्रीज करेगा दैट मीन्स लेस देन 50। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन होता तो पॉजिटिव डिविएशन के लिए आंसर होता आपका ग्रेटर देन 50, और अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो आपका आंसर हो जाता 50 ml। तो आपको एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। एग्जांपल्स में अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर लिखा होता तो भी वो नेगेटिव डिविएशन शो करता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेस देन 50 ml। Next question is, an azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the two when it, this question comes in CBSE 2022। अब ये क्या शो करेगा, सबसे पहले तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दे हैव सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जहां पे कॉम्पोजिशन जो होता है लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है, ठीक है। अब एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब बोला क्या क्वेश्चन में, a azeotropic solution of two liquids has a boiling point lower than either of the two components। that means अगर आपने A को मिक्स किया B के साथ तो आपको मिल रहा है AB। अब कह रहा है कि इसका इंटरेक्शन क्या है, वीक है, ठीक है। दैट मीन्स इट विल शो, क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन। याद रखें अगर AB का इंटरेक्शन वीक होगा तो पॉजिटिव डिविएशन, अगर AB का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बात समझ में आ गई। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2016 में। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट पहले मैं क्या करता हूं, इसका फॉर्मूला लेता हूं, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। व्हाट इज P, पार्शियल प्रेशर, एंड X इज योर मोल फ्रैक्शन, KH is हेनरी कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से ही इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एंड इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction of gas in the solution. This is your Henry law. That means the partial pressure of gas over the vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in the solution. क्योंकि हेनरी लॉ बात करता है solubility of gas in liquids. solubility of gas in liquid, जो गैस को हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड्स में तो उसकी solubility की बात करते हैं। That is why this law states that the partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction. बात समझ में आ गई। राइट इट्स वन एप्लीकेशन, इसका क्या एप्लीकेशन है, तो पहला एप्लीकेशन तो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में यूज होता है ये। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को आपको सॉल्युबल करना है लिक्विड में तो क्या करते हैं हम लोग, हाई प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा। सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर दैट इज यूज्ड इन योर सोडा ड्रिंक्स, वी नीड टू अप्लाइड मोर प्रेशर एंड देयरफॉर हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ऑन दैट एप्लीकेशन। क्लियर। Next is, what is the effect of temperature on solubility of gas in liquid? तो इसका एक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो solubility क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे कि टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है तो solubility डिक्रीज करती है।
ठीक है। KH का क्या रिलेशन है, अब ये पढ़ा रहे तो साथ में KH भी समझ लो। तो KH अगर हम बात करें यहाँ पे KH की, सो P इज इक्वल टू KH इंटू X, तो KH क्या हो जाएगा P अपॉन X, और X को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो इफ KH increases solubility decreases, तो एक चीज ये भी याद रखेंगे कि KH जब बढ़ता है तो solubility डिक्रीज होती है, और दूसरा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो भी solubility डिक्रीज करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग टॉपिक याद रखें हमेशा, इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा कि KH की वैल्यूज 4 दे दी जाएंगी और पूछेगा इसको अरेंज करो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में, जिसका KH वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेट राउट्स लॉ। तो याद रखें बच्चों, एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना, 2 मार्कर, राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, उसका एप्लीकेशन, ठीक है, और साथ में हो सकता है इस पे न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, so state Raoult's law for the solution containing volatile components। तो Raoult's law क्या कहता है, Raoult's law is applicable on solubility of two liquids। जब हम दो लिक्विड्स को आपस में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है राउल्ट्स लॉ। अब जो आपके दो लिक्विड्स हैं ये मे भी हो सकते हैं बोथ वोलाटाइल, या फिर एक वोलाटाइल प्लस नॉन वोलाटाइल। जब दोनों वोलाटाइल होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, टोटल वेपर प्रेशर। और जब एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल है तो फॉर्मूला बनेगा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस, और P नॉट B XB क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि नॉन वोलाटाइल का कोई प्रेशर नहीं होता। बात समझ गए। सो व्हाट राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू volatile components the vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। that means P total यहां से आएगा PA plus PB, that means PA is directly proportional to mole fraction of A, that is partial pressure of component A is directly proportional to its mole fraction। similarly पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो अगर हम यहां से निकालेंगे PA वो आ जाएगा P नॉट A XA, और PB आ जाएगा P नॉट B XB। दोनों को हम ऐड कर देंगे, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB आ जाएगा, दैट इज दिस वन। नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलैरिटी है, चलिए देखते हैं। अभी हेनरी लॉ पढ़ाया गया और अभी राउल्ट्स लॉ बताया गया। हेनरी लॉ क्या कहता था, हेनरी लॉ स्टेट्स दैट, हेनरी लॉ मैं यहां लिख रहा हूं और राउल्ट्स लॉ यहां लिख रहा हूं, RAOULT, राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस over the vapor phase is directly proportional to mole fraction of gas in the solution, and according to Raoult's law the partial pressure of each component of a volatile liquid is directly proportional to its mole fraction। तो दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे P इज इक्वल टू KH इंटू X हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है PA इज इक्वल टू P नॉट A XA के इक्वल होता है। बट in both the cases what was the similarity, the similarity is here the partial pressure of gas and partial pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction। दोनों के दोनों मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और यही इसकी क्या है, सिमिलैरिटी है। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज why is an increase in temperature observed on mixing chloroform and acetone। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के
एडिशन पे या फिर आप कह सकते हैं मिक्सर पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाना मतलब कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स रिएक्शन इज एक्सो, रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक है। और अभी आपको बताया गया था कि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन व्हेन मिक्स दे शो नेगेटिव डेविएशन, जिसका केस क्या था, यहां पे डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन जीरो, डेल्टा वी लेस देन जीरो, मतलब कि नेगेटिव हो जाता है, वॉल्यूम घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहां पे कह सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो क्यों है, तो यहां पे ध्यान दें कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 मान लो आपका A मॉलिक्यूल है और अगला मॉलिक्यूल भी CHCl3, ये A मॉलिक्यूल है। जो A के बीच में इंटरेक्शन होता है दैट इज डाइपोल डाइपोल, क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली एसीटोन और एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, डाइपोल डाइपोल। बट जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिक्स करते हैं तो जो इंटरेक्शन बनता है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे कि एनर्जी, क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, दैट मीन्स दे शो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप क्या बोलेंगे इसमें, दैट द इंटरेक्शन बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म molecules as well as acetone and acetone is dipole-dipole interaction, but when we mix chloroform and acetone they show intermolecular hydrogen bonding। क्या शो करते हैं आपस में, CHCl3 and acetone will show or will form intermolecular hydrogen bonding which is stronger as compared to acetone and chloroform, which releases energy। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज वाई देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर। अगर हम सोडियम क्लोराइड को फ्रीज करेंगे तो वाटर का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसे कम पे फ्रीज करता है। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब लेट्स से आपने देखा कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट इफ वी ऐड NaCl, अगर मैंने नमक या फिर शुगर को ऐड किया वाटर से, तो भी क्या इसका मतलब कि आपका ये बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन, तो भी क्या इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 ही रहेगा, नहीं, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज क्यों कर गया, वही क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज सोडियम क्लोराइड फ्रीजेस एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर, मतलब कि हो सकता है कि -2 पे फ्रीज करे, तो डिक्रीज क्यों कर गया, बिकॉज व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is dissolved in water, freezing point या फिर हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर घटने की वजह से अब उसको और ज़्यादा फ्रीजिंग लगेगा फ्रीज करने के लिए, मतलब कि और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा फ्रीज करने के लिए, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाने की वजह से ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, पहले से लोअर हो जाता है, बिकॉज योर NaCl इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज अ नॉन वोलाटाइल कॉम्पोनेंट। हमेशा याद रखें, जब भी शुगर, NaCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, MgCl2, K2SO4 हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वो हाइयर बॉइलिंग पे क्या करेगा, बॉइल करेगा। ठीक है, so this question comes in 2013 as well as 2019. Moving to next question, this is your numerical and it comes in CBSE 2023. ठीक है, अभी का क्वेश्चन आया, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है। क्वेश्चन पढ़िए पहले,
द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X and pure liquid Y at 25 degrees Celsius are 120 mmHg and 160 mmHg respectively. Calculate, and if equal moles of X and Y are mixed to form an ideal solution, calculate the vapor pressure of solution. सबसे पहले ये समझना है ये किस टॉपिक से पूछा गया, ठीक है. प्रेशर दे रखा है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है. आइडियल सॉल्यूशन तो टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला अभी बताया गया था राउल्ट्स लॉ से, P नॉट A X A प्लस P नॉट B एक्स बी. ठीक है, हमें निकालना है पी टोटल. पी नॉट ये होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. तो लिक्विड एक्स के लिए दे रखा है 120 mmHg और लिक्विड वाई के लिए क्या दे रखा है 160 mmHg. ठीक है, तो पहले मैं पी नॉट ए लिख देता हूं 120 मल्टीप्लाई एक्स ए प्लस पी नॉट बी दे रखा है आपको 160 मल्टीप्लाई एक्स बी. ठीक है, अब एक्स ए और एक्स बी क्या है. एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन. एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. सिमिलरली एक्स बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. ठीक, अब आपके पास मोल्स कितने दे रखे हैं एक्स के, एक्स और वाई के मिक्स किए गए हैं और इक्वल मोल्स दे रखे हैं. दैट मीन्स एन ए जो है वो एन बी के क्या है, इक्वल है. अगर एन ए एन बी के इक्वल होगा तो लेट से अगर एन ए 1 है और एन बी भी 1 है तो क्या निकलेगा एक्स ए. सो एक्स ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2 और ये भी क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा क्योंकि दोनों तो इक्वल है. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 120 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 160 मल्टीप्लाई 1/2. 2 से कैंसिल 6 और 2 से कैंसिल 8. 60 प्लस 40 140 mmHg. This is your answer, that is 140 mmHg. Clear question? So this question is based on Raoult's law. तो Raoult's law पे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल मिल गया. Moving to next question. अगला क्वेश्चन कह रहा है when 1.5 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point of benzene raised from 353.23 Kelvin to 353.93 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 में आया हुआ है और इसी टाइप के क्वेश्चन भी इस बार पूछे जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है when 1.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट. तो ध्यान दें बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला याद रखें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. डेल्टा टीबी का दूसरा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट. बस फॉर्मूला याद रखेंगे, तुरंत जो भी वैल्यूज दे रखी है उसको इसमें अप्लाई करो और आंसर निकल आएगा. देखते हैं. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर दें. सो टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम. टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना आया. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ रेज किया, 353.23 से 353.93. तो टीबी क्या होगा 353.93 माइनस 353.23 इज इक्वल टू केबी की वैल्यू दे रखी है 2.52 मल्टीप्लाई मोलैलिटी. अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ moles of solute divided by mass of solvent in kg. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 1.5. मास दे रखा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का और मोलर मास कितना दे रखा है, मोलर मास निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास. ठीक है, तो आप लोग को सीधे फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लगाएंगे कि WB अपॉन MB that is mass upon molar mass into mass of solvent is in kg, that is WA into per 1000. ठीक है, WB क्या है mass of solute, MB है molar mass of solute, WA है mass of solvent और डिवाइड बाय 1000 इसलिए क्या है क्योंकि उसे kg में कन्वर्ट किया है. kg क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो kg में कन्वर्ट किया जाएगा. यहाँ से इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.7 इक्वल टू 2.52 मल्टीप्लाई WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 1.5. मोलर मास MB हमें कैलकुलेट करना है,
मल्टीप्लाई 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 90। ठीक है, एम बी मुझे निकालना है। सो एम बी क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल टू 2.52 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा एम बी 60 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ गई है। सो फ्रॉम दिस टॉपिक दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से 1 से 2 बार लगा लेना। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल दिया। मोलर मास सोल्यूट 60 ग्राम पर मोल आया, दैट मीन्स हो सकता है ये क्या है, यूरिया है, क्योंकि यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that is from long answer type questions. Calculate the boiling point of solution when 2 gram of Na2SO4 is dissolved in 50 gram of water, assuming Na2SO4 undergoes complete ionization. Na2SO4 सबसे पहले याद रखें, this is an electrolyte। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो भी प्रीवियस लगाया था वही लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाया था, इक्वेट किया था टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू होगी, तो आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, Na2SO4 पूरी तरह आयनाइज हो रहा है, तो Na2SO4 के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, Na2SO4 ब्रेक करेगा ट्वाइस Na प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे 2 और इसका एक आयन है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, TB, तो TB क्या होता है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373.15। ठीक है, आई की वैल्यू मुझे पता है 3 है, KB की वैल्यू मुझे पता है कितनी दे रखी, 0.52 दे रखा है, और मोलैलिटी आप अभी कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना है। ठीक है, सो TB माइनस TB नॉट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 इक्वल टू KB दे रखा है, आई दे रखा है 3, KB 0.52, मोलैलिटी इज मास अपॉन मोलर मास, दैट इज WB अपॉन MB। WB कितना दे रखा है 2 ग्राम, MB कितना दे रखा है 142 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन प्रीवियस जो आपको इक्वेशन बनाई थी उसी तरह ये क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 50 ग्राम। ठीक है, TB निकल जाएगा इजीली, सो TB माइनस 373.15 इक्वल टू 3, यहाँ से 0 कैंसिल 5 2 ज़ा 10 20, 3 मल्टीप्लाई 0.52 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 142। ठीक है, यहाँ से आप लोग जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो TB माइनस 373.15 इक्वल टू आ जाएगा 0.44। इसको सॉल्व करोगे सो TB क्या हो जाएगा, माइनस को उधर ले जाओ, प्लस 373.15 प्लस 0.44, आंसर कितना निकल के आएगा 373.58 केल्विन। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस फर्क क्या था, वहां मोलर मास पूछा था, यहाँ आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपका TB, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन CBSE 2023 प्रीवियस ईयर पूछा गया था। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर देगा और आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या पूछ रहा है इसमें। सबसे पहले तो देखो निकालना क्या है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बेटा अल्फा, क्या होता है अल्फा। ठीक है, और इसको सोल्यूट क्या है CFCH2COH डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम वाटर। ठीक है, तो ध्यान देंगे इधर CH2FCOOH। ठीक है, ये जब डिसोशिएट करता है तो किस में कन्वर्ट होता है FCH2COO माइनस और H प्लस। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अल्फा निकालना है। अच्छा बताओ यहाँ पे I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होगी 1 + 1 मतलब कि 2, लेकिन ये 100% के लिए होगी,
अब यहाँ ऐसा तो कह नहीं रहा है कि 100% डिसोशिएट हो रहा है, तो आपको सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा। आई कैलकुलेट करोगे, वहां से अल्फा कैलकुलेट करोगे, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। दिस फॉर्मूला इज फॉर डिसोसिएशन, ये है डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। ये तो 100% के लिए है, तो ये तो नहीं हो सकती। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। यहां से आपको आई निकालना है, तो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। When 19.5 gram of FCH2COOH is dissolved in 500 gram water, the depression in freezing point is observed to be 1 degree Celsius. Depression in freezing point क्या होता है, डेल्टा TF होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दो, 1 इक्वल टू आई मुझे निकालना है, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86, और मोलैलिटी WB अपॉन MB, WB क्या दे रखा है 19.5, MB कितना दे रखा है 78 इंटू 1000, और यहाँ पे वाटर कितना दे रखा है 500 ग्राम, ठीक है। यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 78 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई 19.5 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ से आई की वैल्यू आएगी 1.0753, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, आई की वैल्यू 2 से कम आई है 1.07, इसका मतलब उतना डिसोशिएट नहीं हुआ। अगर पूरा डिसोशिएट होता 100% तो आई की वैल्यू 2 आनी थी, लेकिन कम आई, दैट मीन्स पूरी तरह डिसोशिएट नहीं हुआ। अब आप निकालिए अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला दे रखा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई माइनस वन मतलब कि आई कितना है 1.0753 माइनस वन अपॉन एन क्या होता है, एन होता है 100% डिसोशिएशन के लिए। तो अगर CH2FCOOH पूरी तरह डिसोशिएट हो रहा है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, सो 2 माइनस 1, अल्फा यहाँ से कितना आएगा 0.0753। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा ये 7.53%, ये क्या आंसर है, अल्फा इज इक्वल टू 7.53%। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर वेंट ऑफ फैक्टर, जो वेंट ऑफ फैक्टर अभी पढ़ाया गया था, एज वेल एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम KCl dissolved in 100 ग्राम वाटर एज्यूमिंग KCl टू बी 92% आयोनाइज्ड। KCl कितना हुआ है 92% आयोनाइज हुआ। अगर यहाँ लिखा होता 100% तब आई की वैल्यू क्या होती, तब आई की वैल्यू 2 होती, क्योंकि 100% पे KCl ब्रेक करता है K प्लस और Cl माइनस, तो ये 1 प्लस 1 मतलब कि 2, लेकिन ये 100 नहीं हुआ, ये 100 के लिए था, ये कितना हुआ है 92%, तब आई की वैल्यू कितनी होगी, तो वही फॉर्मूला भी बताया गया था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अल्फा कितना डिसोशिएट हो रहा है 92%, मतलब कि 0.92, परसेंटेज है 92 बाई 100 करोगे तो 0.92 आ जाएगा, इज इक्वल टू आई माइनस वन, एन पूरे के लिए जब KCl पूरा डिसोशिएट करता है तो ये हो जाएगा 2 माइनस वन, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1.92। देखो 2 माइनस वन 1, माइनस वन इधर जाएगा तो 1 प्लस 0.92 मतलब कि आई इज इक्वल टू 1.92, तो आई इतना आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू एम। डेल्टा TF का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, T नॉट F माइनस TF, दोनों को इक्वेट करें, T नॉट F माइनस TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू एम। T नॉट F क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 273.15 माइनस TF दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आई की वैल्यू 1.92, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, KF की वैल्यू दे रखी है आपका 1.86, मोलैलिटी मतलब कि मास अपॉन मोलर मास 0.5, WB अपॉन MB है 74.5
मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से TF निकालेंगे तो 273.15 माइनस TF इक्वल टू 1.92 मल्टीप्लाई 1.86 मल्टीप्लाई 0.50, ये पूरा कैंसिल, तो आ जाएगा 5 अपॉन 74.5 माइनस TF इधर जाएगा तो प्लस TF ये इधर आएगा, तो TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 272.91। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे आगे, 272.91, इसे पूरा सॉल्व कर लेना और इस वैल्यू को इधर ले आना, ठीक है, और माइनस होकर आंसर आ जाएगा 272.91। कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि मेन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि कैसे वैल्यूज़ को पुट करना होता है और कैसे आंसर तक पहुंचना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि a 0.01 मोलर aqueous solution of AlCl3 freezes at -0.068 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। मतलब फिर से हमें क्या निकालना है, निकालना है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला मालूम है, अभी पढ़ाया गया था, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, ठीक है। AlCl3 फ्रीज कर रहा है -0.068 पे, तो फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, ठीक है। डेल्टा TF कितना दे रखा है, डेल्टा TF नहीं दिया है, यहाँ बोला है कि एक्वा सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है -0.068। ये जो आपको गिवन है दैट इज TF और T0F तो आप लोग जानते ही है। डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है T0F माइनस TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। T0F होता है 0 माइनस -0.068 इक्वल टू I आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी अल्फा निकल पाएगा, क्योंकि I निकालोगे तभी अल्फा निकाल पाओगे। I इंटू KF की वैल्यू दे रखी है, KF की वैल्यू है 1.86 मल्टीप्लाई मोलैलिटी 0.01 मोलर 0.01, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 0.068 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाई 0.01, सॉल्व करोगे I की वैल्यू आएगी 3.65, ठीक है। अब आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू I की वैल्यू है 3.65 -1 अपॉन N-1, N होता है 100% के लिए, तो AlCl3 जब ब्रेक करेगा तो कन्वर्ट होगा Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर हम कह सकते हैं टोटल मोल्स कितने आएंगे, इसका 1 इसका 3 मतलब कि 4, तो N की जगह क्या रखना है 4 - 1, यह आ जाएगा 2.65 अपॉन 3, यह आ जाएगा आपका 0.883 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 88.3%। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कम्स इन CBSE 2022। क्या करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन जनरली हम न्यूमेरिकल बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से जनरली पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। बस एक आपका 2 मार्कर 3 मार्कर में हेनरी लॉ, राउट्स लॉ, एप्लीकेशंस और जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा। नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कम्स इन CBSE 2020। व्हाट हैपेंस टू I, इट इज फाउंड टू बी 0.3, तो नेचर ऑफ सोल्यूट क्या होगा, तो हमेशा याद रखें अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये होगा डिसोसिएशन, और अगर I की वैल्यू लेस देन 1 है इट विल बी एसोसिएशन। देख लें यहाँ पे क्या बना, I की वैल्यू 0.3 है मतलब लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा ये एसोसिएशन, और I की वैल्यू 4 है तो डिसोसिएशन, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू 1 लीटर ऑफ वाटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। 1 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब आपके वोलाटाइल सोल्यूट में ऐड किया जाता है, वोलाटाइल सोल्यूट क्या है यहाँ पे, वाटर, सॉरी सॉल्वेंट, volatile solvent, that is water, and non-volatile solute is your glucose. The vapor pressure
डिक्रीज करता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो उसी वेपर प्रेशर को फिर से इंक्रीज करने के लिए जो एक्स्ट्रा बॉइलिंग हम देंगे, सो दैट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, क्योंकि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाटर की सरफेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू that is a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solution decreases, ठीक है, and that is why the boiling point of water increases. Clear? Now moving to next question. A solution containing 1.9 gram per 100 ml of KCl is isotonic. Isotonic जैसे आप लोगों ने देखा, समझ जाएं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है। पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, या हम कह सकते हैं आई एम आर टी। आई कब लगाओगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट आया तो आई लगा दो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आया तो क्या लगाएंगे, आई की वैल्यू 1 रख देंगे, ठीक है। पाई का फॉर्मूला एम आर टी होता है। तो लेट से हम यहां लेंगे, पहला दे रखा है KCl और आइसोटोनिक किससे है, यूरिया के साथ। सो यहाँ रखेंगे हम KCl और यहाँ रखेंगे यूरिया। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। KCl इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपका क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि KCl दो मॉलिक्यूल दो पार्टिकल्स में डिसोशिएट करेगा, इसके लिए I की वैल्यू 1 होगी। तो मैं इसे लिख देता हूँ, I पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही आएगा तो I हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सो I इंटू पाई क्या होता है, पाई होता है MRT, दैट इज M1 RT इज इक्वल टू पाई 2 होगा M2 RT। T कैंसिल, RR कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो I इंटू मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज N1 इंटू अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम कितना दे रखा है, दोनों का सेम दे रखा है 100, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों 100 दे रखा। सो आई इज इक्वल आई मल्टीप्लाई आई जो कि कितना है KCl के लिए 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है KCl का 1.9, मोलर मास 74.5, दैट इज 1.9 अपॉन 74.5 इज इक्वल टू N2 that is number of moles, mass upon molar mass, that is 3/60, ठीक है। यहाँ से आपका I निकल जाएगा, I हम यहाँ पे 100 नहीं रख सकते, I निकल जाएगा यहाँ से आपका I इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 74.5 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1.9, ठीक है। यहाँ से I निकलेगा 1.96, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, दैट इज 1.96 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 0.96 और 96%, ठीक है। दैट इज दिस आंसर। क्लियर? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए भी इस टाइप का मैंने एक न्यूमेरिकल करा दिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन। तो हमेशा याद रखें कि इथेनोइक एसिड, जब भी हम सॉल्वेंट बेंजीन लेंगे, सो इथेनोइक एसिड, ठीक है, जब हम इसे डिसॉल्व करेंगे बेंजीन में, और इथेनोइक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एसोसिएट, और जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डिसोशिएट। अभी पढ़ाया गया था, एसोसिएशन के लिए क्या होता है, आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, डिसोशिएट के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। सो वाई वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इज 0.5, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, बिकॉज व्हेन एथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन इट गेट एसोसिएट्स and therefore its value is less than 1. That means CH3COOH when dissolved in benzene it get converted to CH3COOH whole twice. ये दो मॉलिक्यूल आपस में डिसोशिएट कर गए। क्लियर है? So that is why the value is
close to 0.5. Next, last question, that is determine the osmotic pressure of solution prepared by dissolving 2.32 into 10 to the power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liter of solution at 25 degree Celsius, assuming K2SO4 is completely dissociated. आपको निकालना है osmotic pressure, that means pi. So pi is equal to I mRT, अभी लगाया था. I की वैल्यू क्या होगी, K2SO4 पूरी तरह डिसोशिएट कर रहा है, तो I की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई मोलैरिटी. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि मास कितना दे रखा है 2.32 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन मोलर मास. K2SO4 का मोलर मास नहीं दिया गया है, K2SO4 का मोलर मास निकाल लेते हैं. K2SO4 पोटेशियम का होता है 39, दो मॉलिक दो हैं तो 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, दैट इज 78 प्लस 32 प्लस 64, ये आ जाएगा 174 आएगा. ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 174 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. वॉल्यूम पहले से लीटर में दे रखा है 2 लीटर, डिवाइड बाय करोगे तो ये इधर आ जाएगा इंटू 2. RT होता है, R होता है कांस्टेंट 0.0821 और टेम्परेचर 25 केल्विन में रखेंगे इसे. 25 को केल्विन में चेंज करो, क्या आ जाएगा 298. निकालो पाई कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर. जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM. The answer comes to be 4.89 into 10 to the power minus 3 ATM. And there ends this topic solutions. So from the next part we will start electrochemistry, some important questions, some important MCQs, some previous year questions हम करेंगे. ठीक है, so meet you in the next class, next session. Thanks to all of you.